अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह DFA को मिनिमाइज किया जाता है। जैसे कि लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टार्ट किया था किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाया जाता है डिफरेंट एम्प्टी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था किस तरह NFA को कन्वर्ट किया जाता है DFA में। तो उसके लिए हमने सबसेट कंस्ट्रक्शन का एल्गोरिथम पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसी जो DFA हमने बनाया था उसी DFA को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जो यहाँ पे एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो है होपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम के नाम आपने अच्छी तरह याद करने हैं, कौन सा एल्गोरिथम कहाँ यूज होगा। अब DFA को हम मिनिमाइज क्यों करते हैं, ये जो सारे स्टेप्स हम पढ़े हैं ना, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाना, फिर NFA को कन्वर्ट करना DFA में, अब DFA को मिनिमाइज करना, ये सारे कंसेप्ट स्कैनर को बनाने के लिए यूज होते हैं, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर को बनाने के लिए यूज होते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर स्कैनर सेम होते हैं। अगर तो DFA में नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा है तो फिर हमें उन स्टेट को कम करना पड़ता है, उन स्टेट्स की हमें ग्रुपिंग करनी होती है, क्योंकि जितने कम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उतना ही हमारा स्कैनर जो है वो ज़्यादा फास्टली प्रोसेस करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम DFA को मिनिमाइज करते हैं कि कम से कम स्टेट्स होनी चाहिए। मिनिमाइज किस तरह करेंगे कि इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे और हमने ऐसे स्टेट्स को देखना है जो कि हमें लग रहा हो कि इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। तो ऐसे स्टेट्स का हमने ग्रुपिंग कर लेनी है, फिर हमें एक सिंगल स्टेट के अंदर उस ग्रुप को डाल देना है। तो इस तरह हमारे जो स्टेट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे देखें ये जो DFA है, हमने यहाँ पे जो DFA बनाया था NFA से DFA में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास ये वाला DFA आया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेट्स ज़्यादा हमें लग रही हैं। तो अगर तो हमें कुछ ऐसे स्टेट लग रही हैं जिनकी वर्किंग सेम है तो हम उनको ज्वाइन कर देंगे। जैसे देखें ना, अगर स्टेट A को देखें तो A को रीड करेंगे तो हम B की तरफ जा रहे हैं, और B को रीड करेंगे तो C की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम C स्टेट में देखें, यहाँ पे भी हम A को रीड करेंगे तो B की तरफ जा रहे हैं, और B को रीड करेंगे तो हम C की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए दोनों की वर्किंग सेम है। A को रीड करें तो दोनों सेम B की तरफ जा रहे हैं, B को रीड करेंगे तो दोनों C की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ना ग्रुप कर लेंगे, फिर हम इनको एक सिंगल स्टेट के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह हमारी जो स्टेट है 2 की बजाय 1 काउंट होगी। तो यहाँ पे देखें A के स्टेट के अंदर हमने A को भी डाल दिया और C को भी डाल दिया, तो बाकी सारा काम सेम है। पहले E से जो है B को रीड करते थे C की तरफ जा रहे थे, तो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम वही B की ट्रांजिशन अब हमने इस तरफ C की तरफ कर दी, ठीक है। और बाकी C की तरफ एक लूप लगा हुआ था, जैसे यहाँ पे देखें ना, E से B की तरफ रीड कर रहे थे ना तो C की तरफ जा रहे थे, तो अब C और A को ज्वाइन कर लिया है, तो अब यही B की ट्रांजिशन इस तरफ आ जाएगी, इनकी ग्रुपिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो लूप लगा हुआ है ये फिर इनका होल लूप बन जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा कवर होता है कि किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाते हैं, NFA से DFA, फिर DFA को किस तरह मिनिमाइज किया जाता है। इन सारे प्रोसेसेस को मिला के हम एक ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्टर बनाते हैं। उस ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्टर का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्टर क्या करता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन, जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं उन सारी रेगुलर एक्सप्रेशन को मिलाकर एक NFA बनाया जाता है। अगर ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी तो एक बड़ा NFA बनेगा, फिर उस NFA को ये कन्वर्ट करेगा DFA में, फिर DFA को मिनिमाइज, वही कंसेप्ट यूज होंगे, वही एल्गोरिथम जो हमने पढ़े हैं। उसके बाद जो भी हम इसको एक्सेप्टर को इनपुट स्ट्रिंग देंगे, ये उस इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा, सिमुलेट करेगा, और फिर हमें आउटपुट क्या देगा, ये चेक करेगा कि जो भी हमने इसको इनपुट स्ट्रिंग दी है क्या वो उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यस आउटपुट देगा। अगर तो वो उस लैंग्वेज को हमारी इनपुट स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रही तो ये एक्सेप्टर क्या करेगा कि उसको रिजेक्ट करेगा और हमें आउटपुट नो देगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर का काम होता है। अब लेक्सिकल एनालाइजर, जैसे हमने पढ़ा था कि 2 पास कंपाइलर का जो फ्रंट एंड है उसके 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है स्कैनर जिसको हम लेक्सिकल एनालाइजर भी कहते हैं, दूसरा होता है पार्सर। तो फिलहाल हम स्कैनर पढ़ रहे हैं। स्कैनर जो है इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे ये जो एक्सेप्टर का है, ठीक है। ये जो अभी हमने ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्टर ये जो पढ़ा है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो लेक्सिकल एनालाइजर का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसी तरह का मैकेनिज्म होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्टर क्या करता है कि इनपुट स्ट्रिंग लेता है और उसको चेक करता है कि वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमें 2 तरह के आउटपुट देता है, या फिर यस या फिर नो। पर हमें पता है कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है, स्कैनर का तो ये काम होता है ना कि वो आपका सोर्स कोड लेता है, उसमें से मल्टीपल टोकन्स को वो जनरेट करता है, तो ये काम होता है। तो उसका स्ट्रक्चर भी मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो सबसे पहले क्या करता है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को लेगा लेक्सिकल एनालाइजर, उन एक्सप्रेशंस का NFA बनाएगा, उस NFA से DFA में कन्वर्ट
कन्वर्ट होगा, फिर उसको मिनिमाइज करेगा DFA को, जितना ज़्यादा मिनिमाइज करेगा उतना ही वो फास्ट होगा। फिर क्या करेगा कि जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको वो उससे टोकन्स को जनरेट करेगा, ठीक है, उस सोर्स कोड से वो टोकन्स को बनाएगा। तो ये होता है लेक्सिकल एनालाइजर का काम। अब ये सारा हमने पढ़ लिया कि किस तरह लेक्सिकल एनालाइजर बनता है। ये तो हमने मैनुअली देखा ना कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है, जो कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म क्या होता है लेक्सिकल एनालाइजर या फिर स्कैनर को बनाने का। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक स्कैनर को बनाया जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल आ जाए जो कि हमें स्कैनर बना के दे दे, तो अब हम उस टूल को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें खुद वो बना के देगा स्कैनर। तो फिर हम उस स्कैनर को यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज में से टोकन्स को जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटेड भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाएं, फिर NFA से हम जो है वो DFA, फिर उसको मिनिमाइज करें, हर स्टेप को हम फॉलो करके फिर एक हम स्कैनर बनाएं। हम ऐसा टूल भी यूज कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल होते हैं, जो कि लेक्सिकल एनालाइजर को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो अब हम उनको पढ़ेंगे, उनसे हम स्कैनर बनाना सीखेंगे। अब ये जो जनरेटर होते हैं, जो टूल्स होते हैं, इनको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इनको हम देते हैं, ठीक है, टोकन्स के लिए। फिर हम कुछ रूल्स को इनको असाइन करते हैं, क्योंकि देखें ना इन टूल्स को यूज करते हुए जो भी हमने स्कैनर बनाना है, अब हमने कुछ रूल्स भी तो बताने हैं ना उस टूल को, उस जनरेटर को, कि हमें इन रूल्स के मुताबिक स्कैनर बना के दो, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर दो चीजें ये लेता है, एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं हम, दूसरा ये कि हम डिफरेंट रूल्स उसको असाइन करते हैं, फिर उसी के मुताबिक हमें वो स्कैनर बना के देता है। फॉर एग्जांपल रूल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे देखें ना, अगर तो हम उस ऑटोमेटेड जनरेटर को कहते हैं कि अगर तो तुमने डबल इक्वल साइन को रीड किया तो वो हमें रिटर्न करेगा कि ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इस तरह के रूल। तो अगर तो सिंगल इक्वल का साइन उसने रीड किया तो वो हमें रिटर्न करेगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह के डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि हम असाइन करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के पॉपुलर लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर बताए गए हैं। सबसे पहला है फ्लेक्स, दूसरा है यहाँ पे JLEX। फ्लेक्स जो है ये ऐसा टूल है जो कि जनरेट करता है लेक्सिकल एनालाइजर इन C एंड C++, यानी कि ऐसा लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करता है जिसमें से हम C या C++ के कोड को यूज करते हुए उसमें से हम टोकन्स को जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसा लेक्सिकल एनालाइजर जो कि C और C++ में बनाया जाता है। ऐसे स्कैनर को बनाने के लिए हम फ्लेक्स टूल को यूज करेंगे। ये जो है मॉडर्न वर्जन है ओरिजिनल लेक्स टूल का, जो कि पार्ट है AT&T बेल लैब्स वर्जन ऑफ लिनक्स का। इसी तरह दूसरा यहाँ पे जो जनरेटर है वो है JLEX। JLEX ऐसा टूल है जिसको यूज करते हुए हम ऐसा स्कैनर बनाएंगे जो कि जावा में बनेगा। जो भी कोड हो जावा में लिखा होगा उसमें से हमें वो टोकन्स बना के देगा स्कैनर। ओके, इस लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे फ्लेक्स को। पहले तो आपने ये वाली बात अपने माइंड में रखनी है कि ये एक ऑटोमेटेड टूल है जिसको यूज करते हुए हम C या C++ में स्कैनर को बनाएंगे। किस तरह स्कैनर को ये बनाएगा, सबसे पहले तो हम इसको एक फाइल देंगे जिसके अंदर हमारा कोड लिखा होगा। उस फाइल को हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन फाइल। ये फाइल सेव होगी .l एक्सटेंशन से। डॉसबॉक्स आपने सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, वो किस लिए यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो भी हमारा असेंबली कोड होता है उसको पहले हम एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर सेव करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस फाइल को अटैच करते हैं डॉसबॉक्स के साथ। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ्लेक्स को एक फाइल हम देते हैं। वो फाइल, उस फाइल को हम स्पेसिफिकेशन फाइल कहते हैं। उस फाइल के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, उसको फिर हम .l एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर वो फ्लेक्स क्या करता है कि उस फाइल को रीड करता है और फिर हमें एक आउटपुट फाइल को जनरेट करके देता है, जो उस फाइल के अंदर फिर हमारा लेक्सिकल एनालाइजर होता है, ठीक है, जो कि C या C++ के अंदर होता है। समझ आ गई ना। सिंपल आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो हम एक स्पेसिफिकेशन फाइल देते हैं फ्लेक्स को। स्पेसिफिकेशन फाइल हम देंगे यहाँ पे फ्लेक्स को, और फिर फ्लेक्स इसको क्या करेगा, रीड करेगा, और रीड करने के बाद
वो एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगा और वो जो फाइल होगी वो कंटेन करेगी हमारे लेक्सिकल एनालाइजर या फिर स्कैनर को, जो कि सी या C++ में होगी। और वो जो फाइल हमें जनरेट करके देगा ना, वो .C++ इस एक्सटेंशन से हमें देगा, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन फाइल को हम सेव करेंगे .L एक्सटेंशन से, फिर वो हम देंगे फ्लेक्स को, फ्लेक्स उसको क्या करेगा, रीड करेगा और उसके बाद फिर वो ऐसी फाइल जनरेट करेगा जो कि .C++ की एक्सटेंशन में होगी। इस एक्सटेंशन से हमें वो फाइल देगा, आउटपुट करेगा और उस फाइल के अंदर हमारा लेक्सिकल एनालाइजर होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके। अब हमने देखना है कि वो जो हम स्पेसिफिकेशन फाइल बनाएंगे उसमें क्या क्या किस तरह का कोड इंक्लूड हो सकता है, हम किस तरह उसके अंदर कोड को लिखेंगे। तो स्पेसिफिकेशन फाइल जो है ये कंसिस्ट होता है 3 चीज़ों पे। 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है पहला सेक्शन जिसके अंदर C या C++ का कोई कोड होगा और साथ में फ्लेक्स डेफिनेशन होगी। और उसके बाद पहले सेक्शन को हम टर्मिनेट करेंगे $% से, और उसके बाद हम जब दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे उसमें हम अपने टोकन्स को डिफाइन करेंगे और कुछ एक्शंस को हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हम अभी आपको इसके नहीं समझ आई, जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये सारे आपको समझ आ जाएगी किस तरह हम सेक्शंस को बनाते हैं। ओके, फिर हमने सेकेंड जो सेक्शन है इसको भी $% से टर्मिनेट करना है इस सेक्शन को। फिर जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा उसमें हमारा यूजर कोड होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये है एग्जाम्पल हमारी। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि एक हम स्पेसिफिकेशन फाइल बनाएंगे, उस फाइल में हम देखेंगे कोड को लिखेंगे, फिर हम वो कोड वाली जो फाइल है वो फ्लेक्स को देंगे, फ्लेक्स उसको स्पेसिफिकेशन फाइल को यूज करेगा, रीड करेगा, उसमें से फिर एक ऐसी आउटपुट फाइल को जनरेट करेगा जो कि उस फाइल के अंदर हमारा जो है वो स्कैनर होगा, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर होगा, जो C और C++ के अंदर होगा। पहले तो यहाँ पर देखें कि बताया गया कि .L एक्सटेंशन से हम उस स्पेसिफिकेशन फाइल को सेव करेंगे, फिर हम फ्लेक्स के साथ अटैच करेंगे, फिर फ्लेक्स उसको रीड करेगा। ओके, पहला सेक्शन हमने पढ़ा था स्पेसिफिकेशन फाइल में कि पहले सेक्शन में C और C++ का कोई कोड हो सकता है और साथ में कुछ यहाँ पे फ्लेक्स डेफिनेशन हो सकती हैं। ये सेक्शन 1 में हमारी चीजें होंगी, फिर हम इसको टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड, फिर हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल लिखी हुई है topdefs.h से। अब ये जो हमारी लाइन है, ये जो कोड है, ये हमारा C++ का कोड है। अब इस कोड को हमने लिखा है % एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसके अंदर क्यों लिखा है? जब भी फ्लेक्स ये देखेगा कि % और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कोड लिखा गया है तो उसको पता चलेगा ये जो कोड है ये C++ का कोड है। तो इसीलिए पहले सेक्शन में C++ का कोड लिखने के लिए हम इसको % और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके अलावा ये जो हेडर फाइल है ना, ये हमने इसके साथ अटैच की हुई है। इसके अंदर जो भी हमने फाइल इसके साथ अटैच किया है ना, ये इसको रीड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने देखा कि पहले सेक्शन में फ्लेक्स डेफिनेशन भी हो सकती है, जैसे C++ का कोड है इसी तरह फ्लेक्स डेफिनेशन भी हो सकती है। वो क्या है? अब यहाँ पे देखिए कैपिटल D, जब भी फ्लेक्स कैपिटल D को रीड करेगा ना, ये कैपिटल D और कैपिटल L, ये दोनों, इन दोनों में जो कोड है ना, कैपिटल D में 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे डिजिट है और कैपिटल L में जो हमारा यहाँ पे कोड है वो है कि स्मॉल a से लेकर Z तक और कैपिटल A से लेकर Z तक जो अल्फाबेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये एक तरह से शॉर्ट नोटेशंस हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये एब्रीविएशंस हैं, ठीक है हमारी। क्योंकि जब भी इसको ये रीड करेगा ना फ्लेक्स कैपिटल D को या फिर कैपिटल L को, तो वो इन डेटा को यूज करेगा। कैपिटल D को रीड करेगा तो वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को यूज कर सकता है। कैपिटल L को रीड करेगा तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स और कैपिटल अल्फाबेट्स को वो यूज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ID, आइडेंटिफाइड, ये एक तरह का हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं और एक हम फॉर्मूला टाइप भी इसको हम कह सकते हैं। हम ये फ्लेक्स को एक तरह का रूल दे रहे हैं कि इन रूल्स को अब अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूल क्या है कि जब भी इस लाइन को, इस आइडेंटिफाई की लाइन में आएगा ना फ्लेक्स, इसको रीड करेगा तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर L लिखा हुआ है, तो कैपिटल L में हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इस आइडेंटिफायर में जो भी यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम होगा, उस नाम में सबसे पहले तो यहाँ हमारा कोई स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए या हमारा कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। रूल क्या है कि सबसे पहले कोई ना कोई अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। उसके बाद फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस में फिर लिखा है
कि कैपिटल एल, फिर यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज किया गया, फिर यहाँ पे कैपिटल डी यूज किया गया, फिर भाई स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि और है ना दरम्यान में, और हमें कह रहे हैं कि या तो अब सबसे पहले तो अल्फाबेट आ जाएगा, अल्फाबेट के बाद या तो हम फिर अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई ना कोई डी, कैपिटल डी, या फिर मतलब कि यहाँ पे हम कोई ना कोई डिजिट यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना। सो ऐसा रूल हमने बताया फ्लैक्स को कि जब भी तुमने आइडेंटिफाइड रीड करना ना, तो इस तरह का रूल उस स्कैनर में डालना कि जब भी कोई यूजर आइडेंटिफाइड लिखे तो किस तरह का होना चाहिए कि सबसे पहले तो कोई ना कोई अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल या फिर स्मॉल, और उसके बाद चाहे कोई अल्फाबेट आ जाए या फिर कोई ना कोई हमारे पास नंबर आ जाए। ठीक है, बाही स्टार का मतलब है कि चाहे तो इसको अब हम लिखें या ना लिखें, एक सिंगल अगर अल्फाबेट होगा तो उसको भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब था कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक लाजमी हमने लिखना था अल्फाबेट के बाद। अल्फाबेट के बाद चाहे हम फिर से अल्फाबेट लिख लेते या फिर हम यहाँ पर नंबर लिख लेते। तो स्टार्ट है तो इसका मतलब कि ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है क्योंकि यहाँ पे अब डबल परसेंटेज का सिंबल हमने यहाँ पे लिखनी है। ये पहला सेक्शन था। दूसरे सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, टोकन डेफिनेशन होती हैं और कुछ एक्शन होते हैं। अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन में बताया जाता है कि फ्लेक्स को जब भी तुम वॉइड वर्ड को, इस वर्ड को रीड करो ना, तो हमें टोकन अंडरस्कोर वॉइड रिटर्न कर दो। जो भी हमने यहाँ पे टोकन डेफिनेशन लिखी होगी ना, उसके मुताबिक ये एक्शन परफॉर्म करेगा फ्लेक्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर वो इंट को रीड करेगा फ्लेक्स, तो वो हमें रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर इंट। अगर तो वो इफ को रीड करेगा, इफ कीवर्ड को, तो वो हमें रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर इफ। इसी तरह अगर वो एल्स को रीड करेगा फ्लेक्स, तो हमें वो रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर एल्स। इसी तरह वाइल को रीड करेगा तो हमें रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर वाइल। लेस देन इक्वल ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको अगर वो रीड करेगा तो ये हमें रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर एल ई, यानी कि लेस एंड इक्वल। फिर अगर वो ग्रेटर एंड इक्वल को रीड करेगा तो हमें रिटर्न करेगा टोक अंडरस्कोर ग्रेटर एंड इक्वल। अगर तो डबल इक्वल साइन को रीड करेगा तो ये इक्वल हमारा हमें रिटर्न करेगा। अगर तो नॉट इक्वल रीड करेगा फ्लैक्स, तो वो हमें टोक अंडरस्कोर नॉट इक्वल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था। यहाँ पे आगे हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो क्लोज होता है। समझ आ गई। ये हमारा कोड है जो हमने स्पेसिफिकेशन फाइल में लिखा है। पहले सेक्शन में हम कोई ना कोई सी या सी प्लस का यहाँ पे कोड लिखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ फ्लेक्स डेफिनेशन होती हैं। फिर सेकंड सेक्शन में हमने देखा कि कुछ टोकन डेफिनेशन होती हैं और कुछ एक्शंस होते हैं जो कि फ्लेक्स में परफॉर्म करना होता है। जो भी वो वर्ड रीड करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वो रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ तक हम आगे फ्लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल को अब हमने लिख लिया। इसको हम .l एक्सटेंशन से सेव करेंगे और हम फ्लेक्स के साथ अटैच करेंगे। फ्लेक्स इस पूरी स्पेसिफिकेशन फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद वो हमें .cpp की एक्सटेंशन से एक फाइल आउटपुट करेगा और उस फाइल में हमारे पास स्कैनर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो हमारी ऊपर हेडर फाइल थी ना, ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे हेडर फाइल लिखी हुई थी talk.def.h, इस हेडर फाइल के साथ जो भी हमने फाइल अटैच की हुई है ना, उसके अंदर ये कोड है। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे बताया गया। अब हमने आगे मजीद क्या करना है। फ्लेक्स ने अब उस स्पेसिफिकेशन फाइल को रीड कर लिया है और एक आउटपुट फाइल को जनरेट कर लिया है। फ्लेक्स ने लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह वो जो हमने एक ऑटोमेटेड टूल को यूज़ किया, फ्लेक्स को यूज़ किया और हमने एक स्कैनर बनाया, और वो जो हमने स्कैनर बनाया वो C या C++ में बनाया है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि उसी स्कैनर को एक C या C++ में लिखा हुआ कोड देंगे और वो हमें उस कोड से टोकन्स को जनरेट करके देगा। तो ये जो बाकी का प्रोसेस है ये अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।